हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, पहले मैं उसकी बात कर लूँ कि हमने क्या पढ़ा था कि मेंडल कौन थे। मेंडल जो है आनुवंशिकता के जनक थे और इन्होंने कुछ नियम दिए थे, 3 नियम प्रतिपादित किए थे, जिसमें इन्होंने बताया था कि अगर जो F1 पीढ़ी होती है उसमें सिर्फ जो करेक्टर प्रभावी होता है वो दिखता है, और इन्हीं का अगर F1 में जो भी मिले हैं उनको क्रॉस मतलब उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाए तो हमको F2 में जो मिलते हैं उनमें वो गुण निकल के बाहर आता है जो कि पहले छिप गया था। और तीसरा इन्होंने दिया था, वो अलग अलग तरीके के बीज लिए थे, फलियां ली थी, और इन्होंने कहा कि इसमें 9:3:3:1 का रेशो आता है। अब हम आगे देखते हैं कि मेंडल ने जो जीन के बारे में बताया वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो किस पदार्थ से बना हुआ है। तो सन 1900 में 3 वैज्ञानिक, जिनको कि डिब्रीज, कॉरेंस और वॉन शेरमार्क जिन वैज्ञानिकों का नाम था, इन्होंने वंशागति से संबंधित मेंडल के परिणामों को फिर से अध्ययन किया। और इस समय चूंकि माइक्रोस्कोप बन गए थे इसलिए कोशिका को इसमें देखा गया और न्यूक्लियस के अंदर एक रचना दिखी। उन्होंने कहा कि ये क्रोमोसोम होती है और जो कोशिका के विभाजन के पहले ही द्विगुणित होने शुरू हो जाती है और द्विगुणित हो जाती है, और फिर जब कोशिका विभाजन शुरू होता है तब विभाजित होती है। फिर वॉल्टर सटन और थियोडोर वोमेरी ने देखा कि क्रोमोसोम्स का व्यवहार भी जीन के जैसा होता है। इन्होंने मेंडल के नियमों को इस प्रकार समझाया कि जीन की तरह गुणसूत्र भी जोड़े में होते हैं और एक एलील के दोनों जीन जो होते हैं समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर स्थित होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन की जो पश्चावस्था होती है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो ये कई तरीके के स्टेप में पूरी होती है अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया। तो इसकी जो पश्चावस्था होती है उसमें क्रोमोसोम्स के 2 जोड़े जो होते हैं, उसकी एक अवस्था मेटाफेज जो होती है उसमें बीच में पट्टिका पर उसके आ जाते हैं। सटन एवं बॉवेरी ने इसको वंशागति का क्रोमोसोमल वॉथ कहा। और फिर थॉमस हंट मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई, जिसको हम लोग ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर भी कहते हैं, उस पर काम किया। और ये मक्खी 2 हफ्ते में क्या करती है, अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करती है। और ये एकल मैथुन के द्वारा ही, मतलब अकेले सिंगल मक्खी जो होती है वो उसके साथ ही बहुत सारी मक्खियों को उत्पन्न करती है। इसमें जो नर होता है वो छोटा होता है और जो मादा होती है वो बड़ी होती है। अब हम देखते हैं कि फिर लिंग सहलग्न जीनों के अध्ययन के लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में द्विसंकर क्रॉस कराया, और ये ठीक उसी प्रकार से कराया जैसे मेंडल ने मटर में किया था। मॉर्गन ने पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली मक्खी को भूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों के साथ संकरण कराया। फिर F1 को आपस में क्रॉस करा दिया। जब इन्होंने F1 को आपस में क्रॉस कराया तो उसमें भी उनको 9:3:3:1 का रेशो प्राप्त हुआ। मॉर्गन ने सहलग्नता शब्द जो है वो यूज किया। उन्होंने कहा कि 2 जीन आपस में जुड़े होते हैं। मॉर्गन के एक शिष्य जिनका नाम अल्फ्रेड स्टेटिवेट था, उसने एक रिकॉम्बिनेशन मैप भी बना दिया था। अब हम देखते हैं कि लिंग निर्धारण, जो लिंग निर्धारण होता है इसमें क्या होता है कि हॉकिंग ने 1819 में कुछ कीटों के शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं में एक विशेष केंद्र की संरचना का पता लगाया। उसमें 50% शुक्राणुओं में ये बनती है और 50% में ये नहीं बनती। हैकिंग ने इसको एक्स काय कहा, एक्स काय, जिसे बाद में एक्स क्रोमोसोम कहने लगे। कुछ कीटों में XO प्रकार का लिंग निर्धारण क्रिया होती है, अर्थात जो सभी अंडे होते हैं उनमें अन्य क्रोमोसोम्स के, मतलब ऑटोसोम्स के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी होता है। कुछ में X क्रोमोसोम होता है, कुछ में नहीं। X क्रोमोसोम सहित शुक्राणु के द्वारा जब निषेचित अंडे जो होते हैं नर बनाते हैं, मतलब इस X क्रोमोसोम्स के लिए मतलब इस क्रोमोसोम को क्रोमोसोम्स कहते हैं, और दूसरे क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम क्रोमोसोम्स कहा जाता है। अब टिड्डे में XO प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, और इसमें मादा में X क्रोमोसोम जो होते हैं वो जोड़े में होते हैं और नर में केवल एक X क्रोमोसोम होता है। स्तनधारियों में XY प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है। मानव है, ड्रोसोफिला है, इसमें नर में अलैंगिक क्रोमोसोम्स के अलावा एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है, जबकि जो मादा होती है उसमें अलिंग क्रोमोसोम्स के अलावा सिर्फ एक X का ही क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा होता है। हेट्रोगैमेट्स जो होते हैं उसमें XO और XY में नर 2 प्रकार के युग्मक पैदा कर देता है। जैसे कि इसमें देखिए जो स वाली अवस्था है
उसमें देखिए इसमें पक्षियों की है। इसमें क्या होता है, मादा जो है वो हेट्रोगेमिटी पाई जाती है। पक्षियों के लिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जेड और डब्ल्यू क्रोमोसोम्स उनको कहा जाता है, जिससे मादा में एक जेड एवं एक डब्ल्यू क्रोमोसोम्स होता है, जबकि जो नर होता है उसमें अलैंगिक सूत्र के अलावा जेड क्रोमोसोम्स का एक जोड़ा होता है। इस प्रकार से हमने आज आपको अपना लेक्चर समझाया, किस तरीके से क्या प्रोसेस इसमें होती है और किस तरीके से मेंडल के ही नियमों को और अधिक विकसित किया गया। तो आशा करती हूँ समझ में आया, और अगर समझ आता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। थैंक यू बच्चों।